मेरे पति ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और उन दिनों मेरा देवर हमारे घर रहने आया हुआ था। एक दिन मुझे बुखार था तो देवर ने मुझे दवाई ला कर दी, लेकिन उसके साथ मुझे नींद की गोली भी खिला दी। फिर अगली सुबह जब भी मैं जागी तो मेरी चीख निकल गई। सरोज का बदन तेज बुखार के कारण तप रहा था। ऊपर से पूरे घर के काम की जिम्मेदारी किसी तरह उठकर खाना बना रही थी कि तभी उसका देवर सुमित रसोई घर में आया। उसने सरोज की हालत देखी तो उसको छू कर बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, सरोज ने धीमी आवाज में कहा। सुबह तो आप ठीक थी, अचानक कैसे हो गया? भैया को बताया? नहीं, 2 दिन बाद तो वो आने ही वाले हैं, बेकार में परेशान होंगे। अरे लेकिन सुमित की चिंता कम नहीं हुई थी, लेकिन सरोज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली सा बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूँगी। खाना बनते ही बुला लूँगी क्या है? कहते हुए भाभी के हाथ से करछी लेते हुए सुमित बोला, इधर दीजिए, आज खाना मैं बनाऊँगा, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, लेट कर तो और बीमार हो जाऊँगी। सरोज बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, चलो आज दोनों मिलकर ही खाना बना लेते हैं। और दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सरोज का पति ऑफिस के किसी काम से 3-4 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कोई बहुत बड़ा मैनेजर तो नहीं था, लेकिन अपने मालिक का बहुत ही भरोसेमंद कर्मचारी था। इसलिए मालिक ज़्यादातर बाहर के काम के लिए उसे ही भेजते थे। सरोज का 22 साल का देवर सुमित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। सरोज सुरेश जैसा प्यार करने वाला और सज्जन पति पाकर बहुत खुश थी। उसके पति की पगार और वह घर पर सिलाई का काम कर अच्छे से घर चलाती थी। उसके सास ससुर गांव में ही रहते थे। देवर अपनी पढ़ाई करने के लिए उनके साथ ही रहता था। सरोज का जीवन खुशहाल था। बस कमी थी तो एक बात की, शादी के इतने साल बीत जाने पर भी उसकी गोद में कोई औलाद नहीं थी। अब सरोज 33 पार कर चुकी थी। वह जब भी अपने आसपास पड़ोस या रिश्तेदार के बच्चों को देखती और अपनी सोनी गोद देख उसकी आंखें भर जाती। सरोज की एक आदत थी, वह अपनी हर बात एक डायरी में लिखती थी। खाना बन गया था। सुमित ने भाभी को बैठने के लिए कहा और खुद बाकी का काम समेटने लगा। सरोज सोफे पर सर लगाकर आंखें बंद कर कर बैठ गई। माहौल एकदम शांत था, लेकिन यह तूफान से आने से पहले की शांति थी, जिसे सरोज आज तक नहीं भाप पाई थी। सुमित की नज़रें सरोज की तरफ घूम गई। वह चुपके से सरोज के पास आ गया और उसके कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। सरोज की सांसें जैसे जैसे ऊपर नीचे होती, वैसे वैसे सुमित के अंदर का शैतान जागता जा रहा था। हो गया सब काम। रसोई घर से कोई आवाज़ न आने पर सरोज ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। सुमित घबरा गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया, कहकर सुमित जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आया। सरोज ने सुमित के बहुत जिद करने पर बस एक रोटी खाई। खाना खाने के बाद सरोज सोने जाने लगी तो सुमित बोला, भाभी, बस थोड़ी देर बैठो, मैं जल्दी से जाकर आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, ऐसे ही उतर जाएगा। सरोज ने काफ़ी मना किया, लेकिन सुमित कहाँ मानने वाला था। अरे भाभी, बस पास से ही लेकर आता हूँ, आप बस थोड़ी देर रुकिए। यूँ गया और आया, आप दरवाज़ा बंद कर लो, कहता हुआ वह निकल गया। सरोज ने दरवाज़ा बंद कर किया और आकर वापस सोफे पर बैठ गई।
सुमित ने तो मानो ठान ली थी कि आज वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच मेडिकल स्टोर आ गया। क्या बात है सुमित? केमिस्ट वाले ने सुमित को सहमा हुआ सा देखकर पूछा। दवाइयाँ चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या रसगुल्ले मिलते हैं? केमिस्ट वाले उसे छेड़ते हुए कहा, क्योंकि दुकान वाला सुमित का दोस्त था। सुमित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट वाले ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बता। सुमित को याद आया कि उसने तो कोई दवा मांगी ही नहीं। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्ट वाले उनके दोस्त ने उसके तिरछी नज़रों से देखा, क्योंकि वह भी सरोज की खूबसूरती का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में सुमित से प्यार भरे लहजे में बातें करता था। उसने सुमित के मन की बात भाप ली। वैसे भी इन सब बातों का उसे बहुत अनुभव था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की दवा दे दी। सुमित ने दवाई की थैली ली और जल्दी से वापस चलने लगा कि तभी उसका दोस्त चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस दुकान के अंदर आया। उसने दोस्त ने उसे दवा समझाई और कहा, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना। सुमित वहाँ से जाने लगा। उसके दोस्त ने पीछे से कहा, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। सुमित उसे अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर घंटी बजाते ही सरोज ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, कब से बैठी इंतज़ार कर रही थी। जी भाभी आइए, अंदर चलिए। सुमित ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सरोज अपने कमरे में आकर लेट गई। सुमित ने उसे पहले बुखार की दवा दी। सरोज दवाई लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो सुमित ने उसे टोका, भाभी अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आए भैया। सरोज माथे पर बाम लगाते हुए बोली, भाभी दीजिए मैं लगा देता हूँ, कहकर सुमित ने उसके बाम की डिब्बी ली और उसके माथे पर बाम लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सरोज को नींद की गोली भी खिला दी और लिटा दिया। सुमित सरोज का सर दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उससे तसल्ली करने के लिए सरोज को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। सुमित की आंखों में हवस उतर आई और एक एक करके उसने भाभी के कपड़े उतारे और साथ साथ रिश्तों की मर्यादा भी कुचलती चली गई। कमरे में आए तूफान से बराबर में रखी भाभी की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर सुमित थक कर चूर चूर होकर सरोज के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकाल दिया है मैंने आपका। सुमित बेशर्मी से बड़बड़ाया और सरोज की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। सरोज अभी तक धीमे धीमे करहा रही थी। सुमित बिस्तर से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली अलमीरा पर गई। भूल से सरोज अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। सुमित ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पन्ने पर जाकर उसकी नज़रें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी नहीं बंद कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही।
वह बस एकटक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सरोज ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुखा लिया मन औलाद के लिए। मेरा बेटे मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं इस घर में आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी ही सुमित को कानूनी रूप से गोद लूँगी। यह पढ़ उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सुमित की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह अपने आप को कोसते हुए रोने लगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। फिर भागकर सरोज के पैरों को पकड़कर अपना माथा उसमें रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। यह क्या हो गया मुझसे? अचानक सुमित का ध्यान सरोज के बिखरे हुए बालों पर गया। उसने जल्दी से सरोज का सर अपनी गोद में रखकर उसके बाल ठीक किए और घर से निकल गया। अगली सुबह करीब 9 बजे सरोज की आंख खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। फिर उनमें से एक औरत बोली, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। सरोज की तो मानो आत्मा ही कांप गई। वह सवालिया नज़रों से उस औरत को देखने लगी। तभी एक पुलिस वाला घर के अंदर आया। उसने बताया, आपके देवर सुमित की लाश पास वाली खाली बिल्डिंग के नीचे से मिली है। उसने रात को आत्महत्या कर ली। सरोज के सर पर तो दुखों का आसमान टूट पड़ा। वह हड़बड़ा कर बिस्तर से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़ी। एक महिला सिपाही ने सुमित के फ़ोन में सरोज को रात वाली फ़ोटो दिखाई और कड़क आवाज़ में पूछा, कल अय्याशी करते हुए ऐसा क्या बोल दिया था तूने अपने देवर को, जो उसने अपनी जान ही दे दी? तस्वीरें देखकर सरोज हक्की बक्की रह गई। अपनी हालत देख उसे कुछ ऐसी ही बात का शक हो ही रहा था, लेकिन दिल अब भी मानने को तैयार न था। वह फूट फूट कर रोने लगी। दरोगा ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चले गए। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी कम हो गई। सुरेश का फ़ोन आया था कि वह आ रहा है, बिल्कुल मत घबराना। लेकिन सरोज बस सुनती रही। उसकी आंखों के सामने सुमित का बचपन नाच रहा था, जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोपहर तक सुरेश भी वापस घर लौट आया और भागते हुए सीधा सरोज के पास कमरे में पहुंचा। सरोज अभी भी बेड पर बैठी बस ताक रही थी। सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सरोज का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। सरोज सरोज चीखता हुआ सुरेश उसे झंझोर जा रहा था, लेकिन सरोज हमेशा के लिए सो चुकी थी। रिश्तों में मर्यादा बनी रहना जरूरी है, नहीं तो घर बर्बाद होते समय नहीं लगता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।